अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्रॉसिंग ओवर के नाम से है और चैप्टर जो है वो सेकंड ईयर से जेनेटिक्स और वेरिएशंस के नाम से ये चैप्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। उसका जो हमारा आर्टिकल है आज का वो क्रॉसिंग ओवर के नाम से होगा। आप लोगों ने क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर किसी भी जानदार के अंदर जो वेरिएशंस का कांसेप्ट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती है, इवन ब्रदर एंड सिस्टर्स वो भी एक जैसे आइडेंटिकल नहीं होती हैं। ये जो कांसेप्ट है क्रॉसिंग ओवर का, ये इसी वजह से आता है। मीन ये चेंजिंग जो इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही होती है, उसके गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान उसके पेरेंट्स में एक स्पेशल किस्म का प्रोसेस होता है मेयोसिस के दौरान। इसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ हम फर्दर जेनेटिक या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर का कांसेप्ट देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस, जीन मैपिंग, ये तमाम आर्टिकल जो है ये हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, उसकी डिफाइनिंग की तरफ आते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है? सो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ parts of two homologous chromosomes। दो homologous chromosomes के दरमियान जो उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स होता है। उस एक्सचेंज ऑफ पार्ट क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर में हमेशा बात की जाती है वो homologous chromosome की जाती है। The chromosomes which are identical, which are similar but not identical to each other, ऐसे chromosomes को homologous chromosomes कहते हैं। जो कि हाफ जो होता है, एक पेयर में एक मेंबर एक पेरेंट्स पे इनहेरिट कर रहा होता है, पेयर का जो दूसरा मेंबर होता है वो दूसरा पेरेंट इनहेरिट कर रहा होता है। सो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली किस के दरमियान होगी? क्रॉसिंग ओवर नॉन homologous chromosome के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान ये एक फिनोमेना होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान एक फिनोमेना होगा। इस फिनोमेना का नाम क्रॉसिंग ओवर होता है। सो एक एग्जांपल के साथ हम क्रॉसिंग ओवर की फर्दर स्टडी करते हैं कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए हमारे पास एग्जांपल है कि दो क्रोमोसोम्स हैं, या कह सकते हो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर जीन्स मौजूद हैं। कैपिटल ए जीन है, दूसरा जीन है वो स्मॉल ए है, कैपिटल बी, और उसके साथ साथ उसके जो दूसरा उसका क्रोमैटिड है उसके ऊपर एक दो जीन मौजूद है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। दूसरा जो होमोलॉगस का मेंबर है उसके ऊपर स्मॉल ए जीन मौजूद है और स्मॉल बी जीन मौजूद है। ये जो काम हो रहा है ये मेयोसिस के दौरान हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ये मेयोसिस का फिनोमेना होने लगा है, लेकिन इस पर जो मेयोसिस हो रही है ये विदाउट क्रॉसिंग ओवर शो हो रहा है। मीन ये वाली जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपके सामने विदाउट क्रॉसिंग ओवर होगी, मेयोसिस विदाउट क्रॉसिंग ओवर। अब मेयोसिस जो गैर क्रॉसिंग ओवर की हो रही है आप उसका रिजल्ट देखिए। ये उसका आपके सामने रिजल्ट है। जब हर क्रोमैटिड अलग-अलग एक गैमेट्स में आ गया तो आप देख सकते हैं कि तमाम गैमेट्स आपने बिल्कुल पेरेंट की तरह है। जहां कैपिटल ए है कैपिटल बी, यहां पे भी देख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी मौजूद है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। सो आप कह सकते हैं कि स्मॉल ए स्मॉल बी है तो आगे स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो जितने भी आपके सामने चार तरह के कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह है। तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? ऐसे तमाम स्ट्रैंड्स को कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पेरेंटल स्ट्रैंड है। इनके सामने आप देख सकते हैं, मैंने आपको राइट कर दिए पेरेंटल स्ट्रैंड, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो पहले जो एग्जांपल है इसके अंदर देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर तो हुई है, तो मेयोसिस हुई है बट विदाउट क्रॉसिंग ओवर। सेकंड देखेंगे, सेकंड के अंदर हमने जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि जो एक और क्रोमोसोम मौजूद है उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो पेयर मौजूद हैं, उनके दरमियान ये क्रॉसिंग ओवर या शो ऑफ की है। ये देखिए आपके सामने इसका जो पार्ट है उसके साथ शेयर कर दिया गया है, इसका जो पार्ट है इसके साथ शेयर कर दिया गया है। सो यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है। अब जो मेयोसिस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट जो हो रही है उसका आंसर दे सकते हैं। आंसर बहुत ही क्लियर है बच्चों। आप देखिए फर्स्ट स्ट्रैंड पेरेंटल है क्योंकि वो पेरेंट लाइन है, जो फोर्थ स्ट्रैंड है वो भी पेरेंटल है, लेकिन जो स्ट्रैंड नंबर 2 एंड स्ट्रैंड नंबर 3 है उनके सामने आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट की है रिकॉम्बिनेंट्स। ये पेरेंटल ये दो रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी जानदार के अंदर जब नेक्स्ट गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स के दरमियान एक्सचेंज हो चुका है
एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो चुकी है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान होता है, क्योंकि ये दो क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, बट ये दो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सो बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ पार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ए जीन के साथ मौजूद था पेरेंटल में यहाँ कैपिटल बी था, लेकिन यहाँ पे डॉट स्टैंड पे ये स्मॉल बी है, जहाँ स्मॉल ए के साथ यहाँ स्मॉल बी होना चाहिए था, बट कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल बी है। सो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी ये आपस में एक्सचेंज होती है, दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट स्टैंड्स। तो आपके सामने ये क्लासिक ओवर विद मियोसिस विद क्लासिक ओवर शो ऑफ की गई है, जहाँ पे भी है मियोसिस विद क्लासिक ओवर। अब फर्दर हम स्टेट करते हैं कि वो कांसेप्ट है क्रॉस ओवर क्या होता है, या आप उसको कह सकते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है दिस इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट टाइम्स ओवर sum of all the combinations multiply hundreds. This is called as recombinant frequency. ये उसका फार्मूला है। तो आपको बस recombinant टाइप्स कितनी है उसको सम कर देंगे all combinations के साथ, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये जो आंसर आएगा this is called as recombinant frequency। अब यहाँ पर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपके पास जो सबसे मेन क्लास होता है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, वो ये है कि आपने हेटेरोजाइगस का क्लास होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ करना होता है। सो हेटेरोजाइगस कौन सा है, जैसे कि आपके पास एक क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड मौजूद है, एक के ऊपर कैपिटल है कैपिटल बी जीन मौजूद है, दूसरे के ऊपर स्मॉल बी जीन मौजूद है। अब कैपिटल ए और स्मॉल ए इसका मतलब है ये दोनों जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर जीन्स है वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में मौजूद है। अब जो दूसरा जो आपके पास क्या है क्रोमोसोम का, वह होमोजाइगस डबल रिसेसिव है, क्योंकि एक तो वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर है वो सेम जीन मौजूद है, स्मॉल ए स्मॉल बी, सो इसको कहते हैं होमोजाइगस डबल रिसेसिव। तो क्योंकि दोनों के अंदर सेम आंसर आएगा तो आप कोई से एक राइट कर लेंगे, राइट कर लिया स्मॉल ए स्मॉल बी। इधर से जो पॉसिबल हेटेरोजाइगस की जितनी भी फॉर्म्स बनती हैं ये चार पॉसिबल फॉर्म बनती है, बिना आप इसको किसी हालत में लिख सकते हो, आप एक बार इसको कैपिटल ए कैपिटल बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको स्मॉल ए स्मॉल बी की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आप इसके अंदर रिशफलिंग करके तो आप मैक्सिमम कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी बना सकते हो, या स्मॉल ए के साथ आप आंसर लिख सकते हो कैपिटल बी। ये चार पॉसिबल वेरिएबल्स बन सकते हैं और इसकी लास्ट ये बन सकते हैं। सो वेरिएबल्स की कंफ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा, जो जाइगोट के साथ होंगे वो यहां मैंने चार मेंशन कर दिए। तो बच्चों देखें जरा कैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चार आंसर आपके सामने प्रोवाइड हो गए हैं। लेट्स सी, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई साथ दूसरे वाला स्मॉल बी, फिर इन दो स्टैंड पावर मल्टीप्लाई करें स्मॉल ए स्मॉल बी आंसर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी आंसर आएगा। देन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये स्मॉल ए कैपिटल बी है स्मॉल बी, ये चार का कॉम्बिनेशन आ चुकी है। अब यहां पर बात ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेट्स सी हम पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं कि जो जीन है हर जीन के पास 10 पॉइंट्स मौजूद हैं। अब देखना ये है कि उसमें रिकॉम्बिनेशन ये वैरायटी कितने पॉइंट आई है। तो देखें जो ये बिल्कुल इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पेरेंटल स्टैंड है, ये कैपिटल फॉर्म में मौजूद है, उसका पेरेंटल स्टैंड कैपिटल फॉर्म में मौजूद था। इसका मतलब है कि कोई भी शर्त नहीं हुई है तो इसके हर जीन के क्योंकि 10 पॉइंट है हर जीन के, तो आप इसमें 10 स्क्वायर कर लें 10 स्क्वायर कर लें 10 स्क्वायर कर लें 10 स्क्वायर कर लें 40, ये आपके पास पहले का कॉम्बिनेशन डिजाइन कोड के आएंगे। अब इसमें और इसमें भी मान लीजिए कि दोनों टेरिबल है स्मॉल बी, इसके भी स्मॉल बी है, सो आंसर इसका भी सेम आ रहा है, इसलिए ये भी जो है 40 पॉइंट्स करता है। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट नंबर में, तो उसने आपको 10 पॉइंट मैंने शो किए। 10 पॉइंट क्यों शो किए मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो आपस में एक्सचेंज ऑफ पार्ट हो गया है वो इस जीन का हो गया है,
स्मॉल b, स्मॉल b की हर एक को हमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं 10, तो हम चेक कर लेते हैं कि कितने परसेंट एक्सचेंज हुए, तो 10 पॉइंट बेस्ड एक्सचेंज है, तो हमने 10 लिख लिए, आप इसमें कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम जा रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे ये जो कैपिटल बी है ये इनहेरिट हो गया दूसरी साइड से, इसलिए 10 पॉइंट इस कैपिटल बी के भी हैं, तो ये इसका पॉइंट भी रिकॉम्बिनेंट के क्लास से 10 पॉइंट लिखेंगे इसके, क्योंकि ये दोनों पेरेंट 40 पूरे के पूरे इनहेरिट होंगे, इनमें जितने परसेंट इनहेरिट हुई है उतना ही राइट करना है, क्योंकि ये चेंजिंग 10 पॉइंट की है वो हमने ऐड कर लिए। अब इस सारे फार्मूले को आप इस वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं, तो हमने सामने राइट आउट किए हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी है, ये 10 ये है 10 ये, सो टोटल 20 हो जाएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया 20 और सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस, जो सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपने फिर ये नहीं देखना कि रिकॉम्बिनेंट कितनी है या पेरेंटल कितनी है, आप इन सब का सम करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो सारे ही है ना, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है या चाहे वो पेरेंटल है, सारे कॉम्बिनेशन के सम करोगे तो 40 इसका बनेगा, 40 इसका बनेगा, 10 इसका बनेगा, 10 इसका बनेगा, तो आप सामने 40 + 40 + 10 + 10 × 100, टोटल आंसर आएगा 20 और 100 × 100, इनको से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो आंसर आपके पास 20% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दो होमो लोग थे इनका आपस में जो क्रॉसिंग ओवर की शर्त रही है या परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी रही है वो 20% रही है, ये कंसेप्ट ऑफ क्रॉसओवर या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है उसको रिलेट करते हैं जीन मैपिंग से। जीन मैपिंग क्या होता है, वो जो डिस्टेंस बिटवीन two genes located at chromosomes के ऊपर जो दो जीन मौजूद हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से कहते हैं ए जीन बी जीन, दो जीन है, ए जीन बी जीन से कितना दूर है कितना आगे है, ये इसका जीन मैपिंग कहलाता है। ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये जीन ए है, ये जीन बी है, तो ए जीन और बी जीन के बीच ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जीन मैपिंग कहलाता है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी, जीन मैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। दो जीन्स के दरमियान जितनी उसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है उतने ही यूनिट, तो परसेंटेज का वर्ड का तो यूनिट के अंदर उतने ही यूनिट ए जीन बी जीन से दूर है। तो क्योंकि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमने ए और बी की डिफाइन की है वो आपके सामने 20% है, जिसका मतलब क्या होगा कि 20 यूनिट ए जीन बी जीन से 20 यूनिट अपार्ट है, 20 यूनिट अवे है। सो ए जीन बी जीन से कितने यूनिट अवे है, 20 यूनिट। इसका मतलब है जीन मैपिंग के मुताबिक ए जीन बी जीन की जीन मैपिंग कितनी है, 20 यूनिट की है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती 1%, तो 1% का मतलब था ए जीन बी जीन से 1 यूनिट अवे है। तो जितनी उसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही ए जीन का डिस्टेंस बी जीन के साथ था, उतना ही उसकी जीन मैपिंग होती है। सो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जीन मैपिंग बढ़ती जाती है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जीन मैपिंग भी कम होती जाती है। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो मेरे बच्चों ने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के अंदर सिंपल सी बात है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसकी अहमियत क्या है। क्रॉसिंग ओवर में क्योंकि रिशफलिंग ऑफ जीन होता है, रिशफलिंग ऑफ जीन हो रहा है, सो किसी भी जगह के अंदर क्रॉसिंग ओवर हमेशा उस जगह में वैरायटी वेरिएशंस ये लेके आती है। जब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं इसका मतलब है छोटे से क्रोमोसोम के पीस का एक्सचेंज होना हजारों जीन्स को एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ले जाते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जनमात के अंदर शफलिंग ऑफ जीन होगी, उससे वैरायटी वेरिएशंस आएंगी, यू कैन से रिकॉम्बिनेशंस आते हैं। जो रिकॉम्बिनेशंस आते हैं इन रिकॉम्बिनेशंस की वजह से किसी भी जानदार का जो सर्वाइवल चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सबसे जो मेन फायदा हो रहा है मेयोसिस की वजह से, मेयोसिस की वजह से जितने भी गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है,
और जो माइटोसिस की वजह से जानदारों में बांधे होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो क्रॉसिंग ओवर ना होना इसका मतलब है कि जानदारों के दरमियान किस चीज की लैरिंग्स हो रही है, जीन या रिशफलिंग या वैरायटी नहीं आ रही है। जीन रिशफलिंग या वैरायटी नहीं आएगी तो जानदारों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे कि उनके अंदर सर्वाइवल चांस कम होगा, उनमें तमाम में डिजीज का अटैक इक्वल होगा, उनमें आगे रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी। तो मियोसिस की वजह से जितने भी गैमेट्स बनते हैं उन तमाम गैमेट्स के अंदर रिशफलिंग ऑफ जीन की वजह से इतनी ज्यादा वैरायटी वेरिएशंस आ जाती हैं कि वो उनको किसी भी एनवायरनमेंट के चैलेंज को इजीली फेस करने और उसको उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है वो इसमें है कि ये जानदारों के अंदर सर्वाइवल चांस को बढ़ाता है। सो जो आज का जो बेसिकली टॉपिक था वो क्रॉसिंग ओवर, उसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर फाइंड करने का फार्मूला, उसको हमने एग्जांपल स्टडी किया है। फिर कांसेप्ट ऑफ डी क्या होता है,